सोलो लेवलिंग एपिसोड 1 और 2 देखने के बाद आपके मन में भी क्वेश्चन आया होगा जरूर। Who built the Carteret Temple and what was the main purpose of building the Carteret Temple? Don't worry, I will tell you the all hidden secrets of Carteret Temple in this video. Let's begin. अगर आपने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 गौर से देखा होगा तो हमें इन दोनों एपिसोड में एक स्टैचू को बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया है। यू आर राइट, वही बड़ी वाली स्टैचू जो थ्रोन पे बैठी थी और जिसने बहुत क्रीपी सी स्माइल दी थी। एंड ये एक स्टैचू परफेक्ट रेप्लिका है एब्सोल्यूट बीइंग का। एब्सोल्यूट बीइंग सबसे सुप्रीम गॉड है सोलो लेवलिंग यूनिवर्स का। और एक स्पॉइलर वार्निंग, एब्सोल्यूट बीइंग मर गया। अब ये मत समझना इस स्टैचू में एब्सोल्यूट बीइंग जितनी पावर थी, नहीं, ये बस एक रेप्लिका था। ऑल थॉट स्टैचू के अंदर पावर किसी और ने डाली थी। एब्सोल्यूट बीइंग की हिस्ट्री के लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा। अभी हम इसमें फोकस करते हैं कि इन स्टैचूज़ को बनाया कौन और इनका कारण क्या था। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस टेम्पल में एक और स्टैचू भी थी जिसके पंख निकले थे और उसके हाथ में एक टैबलेट भी था जिसमें रूल्स लिखे थे। वो और कोई नहीं बल्कि आर्किटेक्ट था, इस टेम्पल का रचयिता। अब आर्किटेक्ट इस पूरे टेम्पल को इसलिए डिज़ाइन किया था ताकि वो एक वेसल ढूंढ सके द शैडो मोनार्क की पावर को इनहेरिट करने के लिए। शैडो मोनार्क कौन है वो हम किसी और वीडियो में बताऊंगा। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। ओके, आपके लिए शैडो मोनार्क के बारे में जानने के लिए थोड़ा ज़रूरी है। बेसिकली आज से बहुत समय पहले सिर्फ एब्सोल्यूट बीइंग था, उसके अलावा लाइट और डार्कनेस भी। एब्सोल्यूट बीइंग ने लाइट से 8 हेरल्ड्स भी बनाए जिनको हम रूलर्स भी कह सकते हैं, एंड डार्कनेस से 8 मोनार्क्स भी बनाए। और हाँ, ये दोनों आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। ये भी आपको जानना जरूरी नहीं है कि क्यों लड़ते थे, हाँ बस याद रखो कि लड़ते रहते थे। एंड उस सब में सबसे पावरफुल है फ्रैगमेंट ऑफ लाइट, यानी कि एक रूलर जिसका नाम है ऐश बॉर्न। बट सम काइंड ऑफ रीजन इसको मार देते हैं और ये मोनार्क्स की साइड ज्वाइन कर लेता है और तब से इसका नाम पड़ता है शैडो मोनार्क। हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट बीइंग के बाद जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है तो वो है ऐश बॉर्न, यानी कि अपना शैडो मोनार्क। यहाँ मेरा यही एक मकसद था ताकि आप कार्टेनेट टेम्पल क्रिएशन को समझ सके। उसके लिए आपको शैडो मोनार्क के बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी था, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। अब शैडो मोनार्क इतना पावरफुल था कि उसकी पावर को ऐसे ही किसी ह्यूमन में इनहेरिटेट नहीं कर सकते थे, झेल ही नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ आर्किटेक्ट आया जो किंग से कभी सॉर्सर हुआ करता था। अब वो शैडो मोनार्क को ऑफर करता है कि मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्ट ह्यूमन वेसल ला के दूंगा, बट बदले में भी उसे कुछ चाहिए जो मैं अभी नहीं बताऊंगा। अब आर्किटेक्ट एक ऐसा सिस्टम बनाता है जिसकी वजह से वो फिजिकली सुपीरियर, मेंटली एक्यूट एंड माना सेंसिटिव ह्यूमन ढूंढ सके। बट यहाँ शैडो मोनार्क का अप्रोच कुछ हटके था। उसे एक डिफरेंट टाइप का ह्यूमन वेसल चाहिए था। उसे पहले से ही स्ट्रॉन्ग ह्यूमन नहीं चाहिए था, बल्कि उसे एक ऐसा ह्यूमन चाहिए था जो मौत को बहुत करीब से देखा हो, एक बार नहीं बल्कि बार बार। और कौन? हमारा मेन कैरेक्टर संग जिन वू सबसे वीकेस्ट हंटर था जो ई रैंक में था। जिस भी डेंजर में जाता था वहाँ पिट के आता था, ऑलमोस्ट मौत को छू के टक से वापस आ सकता। और इसीलिए शैडो मोनार्क ने जिनवू को चुना। लेकिन आर्किटेक्ट इस बात से कहीं ना कहीं एग्री नहीं कर पाता। बट शैडो मोनार्क रीजीन सुप्रीम, तो आर्किटेक्ट को वही करना पड़ेगा जो शैडो मोनार्क बोलेगा। हाँ, जिनवू में हिम्मत तो बहुत है, वरना इतने पावरफुल स्टैचू के सामने खड़े रह पाना कोई आम बात नहीं है। इसीलिए जिनवू को चुना गया एज एन इनहेरिटर ऑफ शैडो मोनार्क्स पावर। जिनवू इतना वीक था कि वो एकदम से शैडो मोनार्क की सारी पावर इनहेरिटेट नहीं कर सकता। सारी पावर देता तो जिनवू, हाँ यही हाल होता। इसलिए आर्किटेक्ट उसके लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें जिनवू मॉन्स्टर्स को मार के क्विस्ट वगैरह करके डेली टास्क कंप्लीट करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता जाएगा और धीरे धीरे करके उसे फ्रैगमेंट्स में शैडो मोनार्क्स की पावर मिलती जाए। ये पूरा सिस्टम एक गेम के यूआई की तरह बनाया गया था आर्किटेक्ट के द्वारा। बिकॉज हम गेम्स वगैरह खेलते हैं ना, तो हमें ऐसे सिस्टम बड़े फ्रेंडली से लगते हैं। अब जिनवू इस पूरे सिस्टम में एक प्लेयर जैसा था जिसमें जिनवू मॉन्स्टर वगैरह मार के डेली टास्क वगैरह कंप्लीट करके जिससे उसको मिलता है एक्सपीरियंस पॉइंट और इससे उसका लेवल अप भी होता है। जिनवू की पावर का अंदाज़ा हम उसके लेवल से भी लगा सकते हैं। इस पॉइंट पे आके आपको काफ़ी कुछ पता चल गया होगा कार्टेनेट टेम्पल के बारे में और हाँ, डबल डंजन के बारे में भी। जैसा कि आपको याद होगा कि सेकेंड एपिसोड में जिनवू इस कार्टेनेट टेम्पल में फंस गया था। दिस वॉज हिज काइंड ऑफ टेस्ट। इस टेस्ट में जिनवू पास भी हुआ क्योंकि ना सिर्फ वो इन रूल्स को डिकोड किया बल्कि अपने आप को सैक्रिफाइस भी किया। इसीलिए उसे सिलेक्ट किया एज अ प्लेयर। उसे मिलने लगी शैडो मोनार्क की पावर। जिनवू एक ऐसा अकेला हंटर है जो एक्चुअल में लेवल अप करे जा रहा है। ई रैंक से इस बंदा एस रैंक पे, फिर नेशनल और पता नहीं कहाँ। और हाँ, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है रूलर्स से लेके मोनार्क्स कौन है, एब्सोल्यूट बीइंग कौन है, वो इतना पावरफुल है तो हमारा कैसे, इनफैक्ट 10 साल से गेट्स क्यों खुल रहे हैं, इन सब के ऊपर वीडियो आएगी। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ऐसे मोर एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए। और हाँ, जिसने भी अभी तक एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखना था क्या करेगा, जाके मेरे चैनल में देखो, मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ।